नमस्कार दोस्तों। आज जिस सीरीज की शुरुआत मैं आपके सामने करने जा रही हूँ, इस सीरीज का ताल्लुक कला से है। कला यानी आर्ट। कला का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। इसके अंतर्गत छोटी बड़ी ना जाने कितनी ही कलाएं आके समाहित हो जाती हैं। कई कलाएं ऐसी हैं जो विलुप्ति की कगार पर है और कई ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, जिनके विषय में हमने कभी सुना हो या शायद हम जानते भी ना हो। ऐसी भी बहुत सी कलाएं हैं। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ लेखन से। आज जो प्रोग्राम मैं शुरू करने जा रही हूँ, इसका नाम है स्वतंत्र कला के फनकार। इसमें सभी तरह की कलाओं को और उनसे जुड़े फनकारों और कलाकारों को मैं सम्मिलित करूंगी। एक प्रसिद्ध कलाकार के विषय में मैं आपको बताऊंगी और एक उभरते हुए कलाकार के विषय में मेरे दोस्त अब्दुल कवी आपको उनका इंटरव्यू दिखाएंगे। लेखन का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। इसके अंतर्गत कहानी, कविताएं, छंद, दोहा, चौपाई, उपन्यास, गीत, लोकगीत और न जाने कितनी ही विधाएं आके सम्मिलित होती हैं। मैं नवाबों के शहर लखनऊ से हूँ, जहाँ उर्दू बोली की अधिकता है। उर्दू भाषा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है। उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। उर्दू अपनी मिठास और शालीनता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। उर्दू भाषा के अधिकतर लफ्ज अरबी और फारसी शब्द से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपको हिंदी, संस्कृत और तो और अंग्रेजी के भी कई लफ्ज आपको उर्दू भाषा में मिल सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे उर्दू शायरी की सबसे लोकप्रिय विधा गजल से। गजल, जिसका दूसरा नाम अगर मैं सुकून कहूँ तो शायद मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि गजल सुनने के लिए आपको इत्मीनान की ज़रूरत है। आप गज़ल को समझ ही नहीं सकते जब तक आप सुकून के साथ कहीं बैठकर आराम से इत्मीनान से गज़ल को ना सुने। तब तक आप ना गज़ल को समझ सकते हैं, ना उसके मतलब को समझ सकते हैं और ना ही गज़ल को महसूस कर सकते हैं। गज़ल की ताजगी को सुबह की सूरज की सुनहरी किरणों के साथ ही सुकून के पलों में ही महसूस किया जा सकता है। गज़ल की सुकून को अलसाई दोपहरों की ऊँघती करवटों में ही जाना जा सकता है। गजल के जायके को शाम की चाय के साथ ही जाना जा सकता है और गजल की खूबसूरती तो चांदनी रात में चहलकदमी करते हुए, चांद तारों को देखते हुए ही समझी जा सकती है। ये तो हुई गजल को महसूस करने की बात। अब आइए जानते हैं गजल के माने क्या होते हैं। गजल की विषय वस्तु बहुत व्यापक है। इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति, विरह और मिलन की स्थिति, जमाने की शिकायतें और यथार्थ का ज्ञान शामिल है। हिंदी में गजल का अर्थ है ऐसी कविता जिसमें नायिका के सौंदर्य की बात हो, उसके प्रति प्रेम की बात हो। गजल की शुरुआत अरब से हुई, इसके बाद ईरान पहुंची, फिर फारसी साहित्य के रास्ते होते हुए ये उर्दू साहित्य में लोकप्रिय हो गई। राशिद अहमद सिद्दीकी के अनुसार उर्दू गजल उर्दू शायरी की आबरू है और इसका सुर और संगीत से भी गहरा ताल्लुक है। गजल एक ही वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का एक समूह है, जिसके पहले शेर को मतला बोलते हैं और गजल के अंतिम शेर को मक्ता बोलते हैं। मक्ते में आमतौर पर शायर अपने नाम को लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो मखनूर साहब की एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसे तलत अजीज ने गाया है। जैसे कि फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। ये हो गया गजल का पहला शेर, यानी कि ये मतला कहलाएगा। और इसी गजल का अंतिम शेर, ये महकती हुई गजल मखनूर, जैसे सहरा में रात फूलों की, ये हो गया गजल का मक्ता। तो इसमें मखनूर साहब ने अपने नाम का जिक्र किया है। तो इस तरह से मक्ता हो गया। मक्ता, एक गजल में कई मक्ते हो सकते हैं या गजल मक्तों के बिना भी हो सकती है। तो ये तो थी गजल के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अगर आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मैं लिए चलती हूँ आपको गजल के एक उभरते हुए सितारे के पास, हमारे साथी अब्दुल कवी की। उनसे सीधी बातचीत देखिए आप। तब तक मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। शुक्रिया प्रीति जी। स्वतंत्र कला के
फ़नकार में आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आपको उर्दू शायरी के ऐसे लोगों से मुलाकात करवाता हूँ जिन्होंने उर्दू शायरी को समझा, उर्दू शायरी में एक अहम मुकाम हासिल किया और कुछ ऐसी बातें जो आप आम तौर से किसी से नहीं कह सकते हैं, उसको उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचाया। इस वक्त मेरे साथ जो शायर हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने एक बहुत कम वक्त में एक बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। ज़िले के सबसे कम उम्र नौजवान शायर इलियास चिश्ती मेरे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनका कलाम सुनेंगे। और मैं आपको बता दूं, ज़िले में कोई भी शायरी का स्टेज उनकी उपस्थिति के बग़ैर अधूरा माना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इलियास चिश्ती से। बहुत खैर मकदम है आपका स्वतंत्र कला के फ़नकार में। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ये शायरी का शौक़ कब से पैदा हुआ और आपने कब से शायरी शुरू की? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कवी साहब और स्वतंत्र प्रभात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक मौका फ़राहम किया और बहुत अच्छी कोशिश की। जिस तरह से आपने बताया, अच्छी कोशिश है। और रही अगर शायरी की बात, जो मेरे बारे में अभी आपने बोला, तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और हैं, और अभी तो धीरे धीरे कामयाबी की तरफ चलना है। ये आपकी मोहब्बत है। और अगर शायरी की बात की जाए तो 2012 में शायरी की शुरुआत की है। और ख़ैर ये आपका इंटरव्यू, ये जो आपका प्रोग्राम है, ये इंटरव्यू के मुतालिक नहीं है, क्योंकि गज़ल के मुतालिक है। गज़ल के लिए है, आपने हुक्म दिया है, मैं गज़ल पेश करता हूँ। एक मतला और एक शेर यूँ है कि अभी मुकम्मल तो इश्क मेरा हुआ नहीं है, अभी तो दामन फटा नहीं है, लहू नज़र से बहा नहीं है। अभी मुकम्मल तो इश्क मेरा हुआ नहीं है, अभी तो दामन फटा नहीं है, लहू नज़र से बहा नहीं है। और शेर ये है कि बहुत पुरानी किताब से जो गुलाब निकला तो आह निकली, बहुत पुरानी किताब से जो गुलाब निकला तो आह निकली, उस आह से ये आया हुआ है कि ज़ख्म दिल का भरा नहीं है, उस आह से ये आया हुआ है कि ज़ख्म दिल का भरा नहीं है। और मिलन है पहला, ख़याल रखना, तवील उनसे न बात करना। इसमें एक इशारे का इस्तेमाल किया गया है कि मगरिब और इशा की जो दो नमाज़ें होती हैं, मगरिब की जो नमाज़ होती है सूर्य अस्त के दौरान, तो उसमें वक्त बहुत ही थोड़ा सा होता है, और इशा की जो दिन की जो आखिरी नमाज़ होती है उसमें वक्त बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी आप पढ़ सकते हैं कि अभी मुकम्मल तो इश्क मेरा हुआ नहीं। अब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि अभी मुकम्मल तो इश्क मेरा हुआ नहीं है, अभी तो दामन फटा नहीं है, लहू नज़र से बहा नहीं है। बहुत पुरानी किताब से जो गुलाब निकला तो आह निकली, उस आह से ये आया हुआ है कि ज़ख्म दिल का भरा नहीं है। और मिलन है पहला, ख़याल रखना, तवील उनसे न बात करना। मिलन है पहला, ख़याल रखना, तवील उनसे न बात करना। नमाज मगरिब इसे समझना कि ये नमाज इशा नहीं है, नमाज मगरिब इसे समझना कि ये नमाज इशा नहीं है। और गज़ल का मतलब यूँ है कि तेरे दिल में बसे नहीं थे हम, तेरे दिल में बसे नहीं थे हम, इश्क में क्या खरे नहीं थे हम। तेरे दिल में बसे नहीं थे हम, इश्क में क्या खरे नहीं थे हम। और किस तरह तेरी खैरियत मिलती, किस तरह तेरी खैरियत मिलती, फेसबुक से जुड़े नहीं थे हम, फेसबुक से जुड़े नहीं थे हम। और खूब रोए लिपट के एल्बम से, खूब रोए लिपट के एल्बम से, तुझसे तो बोलते नहीं थे हम, तुझसे तो बोलते नहीं थे हम। और तूने खुद ही किया था हमसे इश्क, तूने खुद ही किया था हमसे इश्क। पाँव तेरे पड़े नहीं थे हम, पाँव तेरे पड़े नहीं थे हम। और जाके वापस भी लौट सकते थे, जाके वापस भी लौट सकते थे। गैर के तो हुए नहीं थे हम, गैर के तो हुए नहीं थे हम। और दर्द उल्फत हुआ था हमको भी, दर्द उल्फत हुआ था हमको भी, संग के तो बने नहीं थे हम। या यूँ कह सकते हैं कि दर्द उल्फत हुआ था हमको भी, लोहे के तो बने नहीं थे हम।
और आप जितना हमें समझते थे इस कदर भी बुरे नहीं थे हम। आप जितना हमें समझते थे इस कदर भी बुरे नहीं थे हम। और कि तुझसे मिलने की धुन में ईद के दिन, तुझसे मिलने की धुन में ईद के दिन और किसी से मिले नहीं थे हम, और किसी से मिले नहीं थे हम। और मुद्दतों उसने लूटा किस्तों में, मुद्दतों उसने लूटा किस्तों में, एक दिन में लुटे नहीं थे हम, एक दिन में लुटे नहीं थे। और चार चार मिसरे जो मेरे बहुत मकबूल हुए वही कि हैं कि नए फैशन से नज़रों को चुरा लेती तो अच्छा था, नए फैशन से नज़रों को चुरा लेती तो अच्छा था, अगर किरदार मरियम सा बना लेती तो अच्छा था। और छिपाने वाली नाजुक जिस्म को खुशरंग कपड़ों में हया का पर्दा आँखों पर गिरा लेती तो अच्छा था, हया का पर्दा आँखों पर गिरा लेती तो अच्छा था। और एक मतलब एक शेर यूँ है कि जहाँ लिखे थे दिए आफ़ताब लिखते रहे, मेरे नसीब में ताज़ा गुलाब लिखते रहे। जहाँ लिखे थे दिए आफ़ताब लिखते रहे, मेरे नसीब में ताज़ा गुलाब लिखते रहे। मैं सो गया था मोहब्बत का विर्द करते हुए, तमाम रात फरिश्ते सवाब लिखते रहे, तमाम रात फरिश्ते सवाब लिखते रहे। और एक मतलब एक शेर यूँ है कि फ़ज़ाओं में नहीं मिलती आज का लम्हा, आज का माहौल, कि कुछ भी तलाश करना होता है तो हम गूगल बाबा के पास जाते हैं। और मेरे ये चार मिसरे शायद कुछ लोगों की रहनुमाई कर सकें कि फ़ज़ाओं में नहीं मिलती हैं, बादल पर नहीं मिलती, किताबों में किसी पन्ने के आंचल पर नहीं मिलती। फ़ज़ाओं में नहीं मिलती हैं, बादल पर नहीं मिलती, किताबों के किसी पन्ने के आंचल पर नहीं मिलती। बुज़ुर्गों की कभी सोहबत में बैठो और फिर देखो, ये वो बातें बताते हैं जो गूगल पर नहीं मिलती, ये वो बातें बताते हैं जो गूगल पर नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, स्वतंत्र प्रभात का। वैसे तो आम तौर से आपने जो लिखा है वो ज़ाहिर है कि आपको सब पसंदीदा अशार अच्छे अशार हैं, लेकिन आपका कोई बहुत अच्छी गज़ल या बहुत अच्छा आपके जो अशार हैं जिनको आपने स्टेज पे पढ़ा हो और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे तारीफ़ मिली हो? बाराबंकी ज़िले में एक कस्बा पड़ता है मझगवां, वहाँ अभी हाल ही में गज़ल पढ़ी जो बहुत ज़्यादा पजीराई हुई। लोगों ने कई बार वो शेर पढ़े, वही 2-3 शेर पढ़े देता हूँ। हालांकि मेरे ये सब बच्चे हैं, जो भी शेर हैं मेरे सब बच्चे हैं, और बाप को सारी औलादे अज़ीज़ होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरे शेर हैं, मेरा कलाम है, मेरी रचनाएं हैं, तो मुझको सब अज़ीज़ हैं। लेकिन जनता, आवाम, श्रोता उसको पसंद कर लें वही ज़्यादा मकबूल हो जाते हैं। अदीब यूँ तो लगाते हैं धार मुद्दत से, अदीब यूँ तो लगाते हैं धार मुद्दत से, मगर मिलाना अदब को करार मुद्दत से, मगर मिलाना अदब को करार मुद्दत से। और ये शेर है कि उसी ने गांव की सारी बलाएं रोकी हैं, उसी ने गांव की सारी बलाएं रोकी हैं, जो टूटा फूटा पड़ा है मज़ार मुद्दत से। उसी ने गांव की सारी बलाएं रोकी हैं, जो टूटा फूटा पड़ा है मज़ार मुद्दत से। और एक बहुत ही नाजुक सा शेर कि हमारे घर के सभी नाक कान खाली हैं, हमारे घर के सभी नाक कान खाली हैं, हमारे घर नहीं आया सुनार मुद्दत से, हमारे घर नहीं आया सुनार मुद्दत से। और बिठा के कार में दुल्हन जो लेके जाते हैं, बिठा के कार में दुल्हन जो लेके जाते हैं, वो ड्राइवर ही बने हैं कहार मुद्दत से, वो ड्राइवर ही बने हैं कहार मुद्दत से। और प्याल तापने का आता है हुनर उसको, प्याल तापने का आता है हुनर उसको, जो खूब खा पी रहा है उधार मुद्दत से, जो खूब खा पी रहा है उधार मुद्दत से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कस्बा खीरी से इलियास चिश्ती साहब, जिन्होंने अपने कलाम से आपको नवाजा। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि ये एक नौजवान शायर हैं, कम उम्र शायर हैं, लेकिन इनका तजुर्बा, इनका शेर कहने का अंदाज़ कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने इस छोटी सी उम्र में इतने अच्छे अशार, इतनी अच्छी गज़लें कही हैं।